चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है? दिया है क्या? नहीं दिया है तो डैश डैश डैश, नीचे क्या लिखे? जर्नल एंट्री। फॉर्मेट किस दें? कोई बताएगा हमको फॉर्मेट? कितने कॉलम होते हैं फॉर्मेट में? 5 कॉलम होते हैं। पहला वाला डेट, दूसरा पार्टिकुलर। अच्छा डेट नहीं दिया है तो क्या लिख लेंगे? सीरियल नंबर। उसके बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद LF, LF के बाद डेबिट अमाउंट, और डेबिट अमाउंट के बाद क्रेडिट अमाउंट। किसी को दिक्कत? तो जैसा कि कल आप लोगों से चर्चा किए थे कि अब आप सभी को बारीकियों पर ध्यान देना है। जर्नल आप लोग सीख गए हैं बेहद अच्छे तरीके से, लेकिन बारीकियों वाली जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो, इस पर ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। पढ़े? पीछे बात नहीं करो। देखो लिखा है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए। इंस्टॉल मैंने समझते हो? जैसे मान लो एसी हम खरीद के लाएं तो उसको सेटअप करवाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो एजेंसी से कोई आदमी आता है, समझ गए? आगे कहता है कि सेटअप वही करेगा। इसी तरह से कोई बड़ा बड़ा मशीन मान लो हम मंगाएं, कोई बिजनेस करते हैं जिसमें बड़ा बड़ा मशीन की आवश्यकता है, तो मशीन खरीदेंगे तो कंपनी से आदमी आएगा उसको सेट करने के लिए, समझ गए बात? तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी सेटअप को क्या बोलते हैं? इंस्टॉल करवाना। क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन बोलते हैं उसको, है ना? तो लिखा है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए कैश पेड किया गया है। अब समझो यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, यहाँ पर अब एक से बढ़ के एक आप लोगों को कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। समझो ध्यान से। एक तो जब हम लोग मशीन को खरीदते हैं, जब मशीन को हम लोग परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, तो क्या लिखते हैं सर? मशीन अकाउंट लिखते हैं ना। अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कोई 50,000 रुपये का मशीन खरीदे, 50,000 रुपये का मशीन खरीदे नगद में, सुनो यार, 50,000 रुपया का मशीन खरीदे तो हम लोग क्या लिखते थे? मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया लिखते थे ना। और नगद में खरीदे तो टू कैश अकाउंट 50,000 रुपया, ऐसे लिखते थे। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद अगर मशीन मान लो खरीद के तो लेके आ गए, लेकिन अब खरीद के लेके आए तो वहां से भाड़ा भी तो लगेगा सर, बड़ा मशीन है, सर पे थोड़ी लाद के लाएंगे, समझ रहे हैं बात? तो गाड़ी भाड़ा, अब जैसे एसी लगवाना था हमको तो ऑटो करके लाना पड़ा हमको, तो ऑटो आया तो ऑटो का भाड़ा दिए, तो ऑटो का भाड़ा दिए मैंने कैरेज, कैरेज गाड़ी भाड़ा, तो कैरेज दिए। अब देखो कैरेज देना, समझो कैरेज देना तो खर्चा है, तो हम कहें कि गाड़ी भाड़ा दिए, एसी मंगाए उसमें गाड़ी भाड़ा दिए, तो आप लोग एंट्री क्या करते? कैरेज खर्चा है तो डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा, कैरेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर? लॉजिक समझिए। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं, यहाँ दो चीज़ें होती हैं। कैरेज जो है ना, या कोई भी इस तरह का खर्च, कैरेज हो गया या इंस्टॉलेशन हो गया, इस तरह का कोई भी खर्च है, अगर ये यहाँ पर दो वर्ड आप लोगों को बता रहे हैं, एक बता रहे हैं गुड्स और एक बता रहे हैं अदर एसेट्स। अगर गुड्स पर ये सब कैरेज वगैरह किया गया है तो कैरेज यानी कि खर्चे को दिखाएंगे, खर्चे को दिखाएंगे, कैरेज अकाउंट डेबिट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, देखिए आम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ताकि सभी लोग अच्छे से इसको देख सकें, है ना? चलो, तो कैरेज को दिखाया जाएगा, आया बात समझ में? कैरेज को दिखाया जाएगा एंट्री में। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई अदर एसेट खरीदे हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, ये सब खरीदे हैं और उसमें कैरेज दिए हैं, तो कैरेज को नहीं दिखाया जाएगा, कैरेज को नहीं दिखाया जाएगा। फिर क्या होगा सर? फिर एंट्री क्या करेंगे? तो समझिए, बता रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर इस तरह का कोई एक्सपेंस, इस तरह का कोई एक्सपेंस अगर किया जा रहा है तो दो तरह के आइटम को कंसीडर करना है, क्या वो रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। रिवेन्यू नेचर का मतलब होता है आयगत प्रकृति और कैपिटल नेचर का मतलब होता है पूंजीगत प्रकृति। अब ये आयगत प्रकृति या पूंजीगत प्रकृति क्या होती है सर? तो आयगत प्रकृति का कोई भी आइटम का मतलब ये होता है, मतलब रिवेन्यू नेचर का आइटम, यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को समझानी है, दो चीज़ें समझानी है, एक तो रिवेन्यू नेचर और दूसरा कैपिटल नेचर। देखिए, पहला
जो एक्सपेंस होता है ये या तो रिवेन्यू नेचर का होता है या तो कैपिटल नेचर का होता है। तो अगर कोई एक्सपेंस रिवेन्यू नेचर का होता है तो उसको अलग से दिखाया जाता है, अलग से दिखाया जाता है। अब इसको इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते थे, शॉन सेपरेटली, है ना, हैज टू बी शॉन सेपरेटली। हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। अलग से दिखाया जाता है, आया बात समझ में। अगर रिवेन्यू नेचर का होगा खर्चा तो अलग से दिखाएंगे। अब रिवेन्यू नेचर का कब मानेंगे सर? तो रिवेन्यू नेचर होता क्या है पहले ये तो जानिए। रिवेन्यू नेचर का मतलब आयगत प्रकृति, इसको हिंदी में बोलते हैं आयगत प्रकृति। अब ये क्या होता है सर आयगत प्रकृति? मतलब ऐसा कोई आइटम जो बार बार होता है। क्या होता है? बार बार। आयगत प्रकृति का मतलब बार बार होता है। इंग्लिश में बोले तो रिकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर माने बार बार होना। जैसे माल खरीदना, ये सर बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी होता है। बार बार हम लोग सामान खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, है कि नहीं? महीने में कई बार सामान आ जाता है, साल में तो पता नहीं, पूछो नहीं कितनी बार आता है। समझ रहे हो क्या? आखिर पूरा एक बार सामान खरीद लेते हैं, 5 से 10 साल बेचेंगे उसको, ऐसा थोड़ी होता है। जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं उस वस्तु को कई बार साल में खरीदना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि वो खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, यही काम कर चलते रहता है। तो ऐसा कोई आइटम जो बार बार होता है, साल में कई बार होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग नेचर। बार बार हो रहा है, कई बार हो रहा है, तो रिकरिंग नेचर। आया बात समझ में? और इसी रिकरिंग नेचर को क्या बोलते हैं? रिवेन्यू नेचर। आ रहा बात समझ में? रिवेन्यू नेचर यानी कि ऐसा आइटम जो बार बार हो, उसको आयगत प्रकृति का बोलेंगे यानी रिवेन्यू नेचर का बोलेंगे। लेकिन उसके ठीक अपोजिट कैपिटल नेचर, इसका मतलब होता है पूंजीगत प्रकृति। पूंजीगत प्रकृति। और पूंजीगत प्रकृति का मतलब कि ऐसा कोई आइटम जो बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। देखो बहुत आसान भाषा का प्रयोग करके समझा रहे हैं। कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है। जैसे मशीन खरीदना, हमारा बार बार एसी बार बार खरीदते हैं क्या? हम एक बार खरीद लिए, पता ना कब तक चलेगा। पंखा खरीद लिए, बार बार खरीदेंगे क्या? खरीद लिया 2, 4, 5 साल 10 साल चलेगा। फर्नीचर बार बार खरीदेंगे क्या? नहीं सर, ये कभी कभार होने वाला है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के मतलब कैपिटल नेचर के आइटम, मतलब कि एसेट्स वगैरह, वही तो लिखे थे पिछले बार यहाँ पर कि एक हो गया गुड्स, एक हो गया अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में ये सब आ जाएंगे, मशीन, फर्नीचर, है ना, फैन, चेयर, टेबल, ये सब आ जाएगा, और बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी। तो कभी कभार होता है, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। ये नहीं कि बार बार खरीद रहे हैं फर्नीचर, बार बार खरीद रहे हैं मशीन, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, कभी कभी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर बोलते हैं। ये बार बार नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर का है। वो रिकरिंग नेचर का था, और ये कौन सा है? नॉन रिकरिंग नेचर का है। अब यहाँ पर समझना है, देखो अब एक जर्नल बताना है। एक जर्नल बताने के लिए कितना कुछ हमको बताना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं जानिएगा तो फिर वही बात हो जाएगी, जर्नल रटने वाला काम जो बाकी लोग करवाते हैं। हम यहाँ रटवाने का काम नहीं कर रहे हैं। आपको वहाँ पर हम डेबिट कोई आइटम लिखेंगे तो आपको बताएंगे कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट लिखवाएंगे तो बताएंगे कि वो क्रेडिट क्यों हो रहा है। रटने वाला काम नहीं, उसके पीछे का लॉजिक समझिए, ठीक है? अब देखिए सर, अगर कोई खर्चा रिवेन्यू नेचर का हो रहा है तो उसको अलग से दिखाया जाएगा, उसको अलग से दिखाया जाएगा। मतलब कि अगर हमने गुड्स खरीदा है और उस पर भाड़ा दिए हैं, गाड़ी भाड़ा, तो गुड्स खरीदना तो रिवेन्यू नेचर का आइटम है ना। गुड्स खरीदना रिवेन्यू नेचर का आइटम है, और गुड्स जब खरीदा जाएगा तो उसको रिवेन्यू नेचर का आइटम कहेंगे, और उस पर अगर गाड़ी भाड़ा दिया जाएगा तो उस गाड़ी भाड़ा को अलग से दिखाया जाएगा। और तब हम लोग एंट्री पास करते हैं। अगर गाड़ी भाड़ा दिए हैं तो कैरेज अकाउंट डेबिट करते हैं, और टू कैश अकाउंट लिखते हैं। बात समझ में आ गया क्या? लेकिन अगर ऐसा कोई आइटम है जो कैपिटल नेचर का हो, पूंजीगत प्रकृति का हो, यानी कि बार बार नहीं होता है, जैसे एसी खरीदना, जैसे पंखा खरीदना, चेयर खरीदना, टेबल खरीदना, फर्नीचर खरीदना, समझ रहे हो बात, मशीन खरीदना, ये सब बार बार नहीं होता है, कभी कभार होता है। आ रहा है समझ में? और इसको कैपिटल नेचर का आइटम बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम बोलते हैं, जो कभी कभी होता है। और ऐसे आइटम में अगर कोई एक्सपेंस किया गया अलग से, जैसे गाड़ी भाड़ा दिए, मान लो मशीन खरीद के लाए तो गाड़ी भाड़ा दिए ना, एसी खरीद के लाए तो ऑटो से लाए थे तो ऑटो का भाड़ा दिए कि नहीं दिए, तो भी तो कैरेज है। लेकिन उस कैरेज को कहाँ गया? अलग से नहीं दिखाया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अलग से नहीं दिखाया जाएगा।
क्लियर हुआ क्या? अलग से नहीं दिखाया जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमने एसी खरीदा और ऑटो का किराया दिया तो उस किराया को हम लोग कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे सर? तो कहा जाता है कि अलग से नहीं दिखाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तो उसी एसेट में ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, माने जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ऐड कर दिया जाएगा मतलब जोड़ दिया जाएगा उसी एसेट में। मतलब अगर एसी खरीद के लाए और उस पर कैरेज दिए हैं तो एसी के कॉस्ट में, यह एसी मान लो 50,000 रुपये का है, तो एसी 50,000 रुपये का है, तो एसी के 50,000 रुपये में अगर 500 रुपया का हम किराया दिए हैं तो उसी 50,000 रुपये में 500 रुपया किराया जोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हो बात? उसी 50,000 रुपये में ये 500 रुपये का किराया जोड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एसी हमको 50,500 रुपये का पड़ा है। एसी 50,000 का नहीं पड़ा, एसी कितने का पड़ा? 50,500 का पड़ा। और इसीलिए ये 50,500 में ही माने कैरेज भी एसी में ही चला गया। इसीलिए हम लोग जब दिखाएंगे तो कैरेज को अलग से नहीं दिखाएंगे बल्कि डायरेक्ट एसी को लिखेंगे कि एसी 50,500 का पड़ा। यहाँ पर कैरेज अकाउंट डेबिट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कैरेज अकाउंट डेबिट होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर कोई किराया 500 रुपया का दिए हो तो 500 रुपया भी माना जाएगा कि मशीन में ही गया है, एसी में ही गया है। समझ गए बात? तो लिखा जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट 500 रुपया। दिए हैं गाड़ी भाड़ा, मजे की बात देखो, दिए हैं गाड़ी भाड़ा लेकिन दिखाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट। समझ गए बात? गाड़ी भाड़ा दिए हैं लेकिन क्या दिखाएंगे? मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो गाड़ी भाड़ा दिए वो मशीन पर दिए हैं। लॉजिक समझ रहे हो? अगर वही गाड़ी भाड़ा गुड्स के ऊपर दिए होते तो तब दिखाते कैरेज अकाउंट डेबिट, लेकिन अगर वो गाड़ी भाड़ा गुड्स के अलावा नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम पर, जैसे कोई कैपिटल नेचर का एसेट खरीदना, माने मशीन खरीदना, एसी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, इन सब तरह के आइटम पर अगर वो किया गया है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग उसी एसेट में ऐड कर देंगे और उसी एसेट के नाम से दिखाएंगे, अलग से उसको नहीं दिखाया जाएगा। मतलब कैरेज को या जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह है उसको अलग से नहीं दिखाया जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि सर रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दो आइटम होते हैं। अगर रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दो आइटम होते हैं, रिवेन्यू नेचर के आइटम में अगर कोई एक्सपेंस किया गया तो उसको अलग से दिखाया जाएगा, लेकिन कैपिटल नेचर के आइटम में कोई एक्सपेंस किया गया है तो उसको अलग से नहीं दिखाया जाएगा बल्कि उसको एसेट में ही क्या कर दिया जाएगा? ऐड किया जाएगा और एसेट के नाम से ही दिखाया जाएगा। आया बात समझ में? एसेट के नाम से ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर दो एंट्री निकल के आता है। पहला रिवेन्यू नेचर वाला कि गुड्स खरीदा है और गुड्स के खरीदने पर 500 रुपया का हमने किराया दिया है, गुड्स लेके आने के लिए 500 रुपये का किराया दिया, तो एंट्री होगा कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने एसी खरीदा और एसी पर 500 रुपया का भाड़ा दिया, खरीद के लाए तो गाड़ी भाड़ा कितना देना पड़ा? 500 रुपया। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गए बात? नरेशन में दिखाएंगे कि कैरेज पेड ऑन एसी। समझ गए बात? तो क्या एंट्री दोनों में समझ में आ रहा है? दोनों में एंट्री कैसे कर रहा है? यही तो है स्पेशल ट्रांजैक्शन सर। गाड़ी भाड़ा ही है लेकिन देख रहे हो गाड़ी भाड़ा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, एक में कैरेज दिखा रहे हैं दूसरे में कैरेज नहीं दिखा रहे हैं। तो यही तो है स्पेशल ट्रांजैक्शन। समझ गए बात? तो अब चलो उसी जैसे कैरेज का मैंने समझाया इसी प्रकार से इंस्टॉलेशन भी आ जाएगा। एसी का इंस्टॉल पहला ट्रांजैक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ट्रांजैक्शन, एसी के इंस्टॉलेशन में कितना रुपया दिए? हाँ, मशीन के इंस्टॉलेशन में 500 रुपया दिए हैं। तो सर मशीन का इंस्टॉलेशन है ना, कैपिटल नेचर का आइटम है ना मशीन, और उस पर कोई खर्चा किए हैं तो क्या उस इंस्टॉलेशन नाम के खर्चे को अलग से दिखाएंगे? क्या नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्या करेंगे? उस मशीन में ही ऐड कर देंगे और मशीन के नाम से ही दिखाया जाएगा। यानी एंट्री निकल के क्या आया? मशीन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। समझ गए बात? कितना रुपया? 500 रुपया। कोई दिक्कत? नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंस्टॉलेशन पेड ऑन मशीनरी, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो क्या आप लोगों ने ये रिवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर समझा? इसको जरूर लिख लेंगे सर। क्वेश्चन बनाने के एक पेज पहले या क्वेश्चन बनाने के एक पेज बाद ये सारे के सारे जितने भी हम इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं ये सब आप लोग लिखा कीजिए, ठीक है? क्योंकि लिखा रहेगा तो ही ध्यान में रहेगा, बाद में भूल जाते हैं आप लोग।
चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का ट्रांजेक्शन नंबर बी। पढ़े क्या? लिखिएगा, लिखिए, लिखो। क्या ये समझ में आया सबको? कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर बोलो ना। कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर सबको समझ में आया क्या? चलो जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो तो इसका स्पीड देख रहे हैं, लग रहा है कि ऐसे ऐसे लिख रही है। लिखने का स्पीड बढ़ाओ, आगे बढ़े। सबका हो गया जी? चलो अगला ट्रांजेक्शन देखो सब लोग। लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ट्रांजेक्शन नंबर बी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी कि चैरिटी के रूप में। चैरिटी का मतलब दान, चैरिटी का मतलब दान के रूप में गुड्स दे दिया गया। चलो तो इसको मिटा के हम जरा उसको समझाते हैं, ठीक है? मिटाए इसको। चलो देखो, चैरिटी के रूप में यानी दान के रूप में गुड्स दिया गया है। अब समझना, दान के बारे में जरा समझो, चैरिटी के बारे में। चैरिटी का मतलब होता है दान। चैरिटी का मतलब दान। अब जरा बिजनेस को एक इमेजिन करो। मान लो अगर तुम्हारा बिजनेस है, दुकान है, तो बिजनेस में से दान अगर कुछ करना होगा तो क्या करोगे? तो या तो कुछ लोग पैसा कर देते हैं दान, या तो कुछ लोग गुड्स दान कर देते हैं। भाई जिसका का बिजनेस कर रहे हैं उसी को उठा के थोड़ा दे दिए, ये लो दान। समझ के बात? या तो काउंटर से कुछ पैसा निकाल के दे दिए, वही चीज होता है ना। या तो दान के रूप में पैसा देंगे या फिर बोलो गुड्स देंगे। तो अगर कैश देंगे तो बिजनेस से कैश कम होगा, अगर गुड्स देंगे तो बिजनेस से गुड्स कम होगा। कोई दिक्कत? तो अगर कैश देंगे तो चैरिटी तो हमारे लिए खर्चा है ना। चैरिटी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट। कोई दिक्कत? तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट। अरे बोलो ना भाई, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब पैसा दिए हैं तो बिजनेस से कैश कम हुआ तो टू कैश अकाउंट। बात नहीं करो, इधर बोलो, यहाँ बैठाएंगे बुला के। चलो देखो इधर, चैरिटी अगर कैश का देंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, लेकिन वही चैरिटी अगर गुड्स का देंगे तो चैरिटी तो खर्चा है ना सर, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। चैरिटी अकाउंट खर्चा है तो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन गुड्स दिए हैं तो कौन सा ये गुड्स है सर? ये वही गुड्स है जिसको खरीद के लाके बिजनेस में रखे थे, और उसी गुड्स में से निकाल के दे रहे हैं ना। तो हमारा परचेज किया हुआ ना माल कम हो रहा है बिजनेस से, परचेज किया हुआ ही ना गुड्स कम हो रहा है बिजनेस से। तो जब परचेज करके लाए थे तो हमारा स्टॉक बढ़ा था, लेकिन अभी परचेज किया हुआ माल में से कुछ दान कर दिए तो परचेज किया हुआ ही गुड्स क्या हो गया? कम हो गया। और परचेज जानते हो, स्टॉक के लिए परचेज लिखा जाता है, गुड्स के लिए परचेज लिखा जाता है। तो स्टॉक जब बढ़ता है तो परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन स्टॉक जब घटेगा तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। समझ गए बात? तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो बताइए, अब कोई भी सिचुएशन चैरिटी का मिलेगा तो समझ जाओगे। मजे की बात जानते हो, सुनो, चैरिटी के अलावा डोनेशन भी लिख सकता है क्वेश्चन में। डोनेशन, डोनेशन का भी मतलब वही होता है दान। तो चैरिटी कहे चाहे डोनेशन कहे, दोनों का मतलब सेम होता है। कोई दिक्कत? मजे की बात सुनो, इनके अलावा और भी कुछ दे सकता है, जैसे फ्री सैंपल। क्या? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल माने समझ रहे हो? फ्री सैंपल के रूप में दे दिया। मैंने फ्री सैंपल मैंने नहीं कहते हैं कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, अरे जानो यार इसको यूज करो, सामान को ले जाके इसको यूज करो, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। अच्छा लगेगा तो पैसा देना, नहीं तो सामान वापस कर देना। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर हम कहते हैं कि ले जाओ वही सामान है, यूज करना, अच्छा लगे तो वापस करना। फ्री सैंपल के रूप में दे दिए। एडवर्टीजमेंट उसको बोलते हैं। प्रचार के लिए ऐसा काम हम लोग करते हैं। ऐसा काम हम लोग क्यों करते हैं? अगर हमें अपने सामान का प्रचार करना होता है तो कहते हैं ले जाकर ट्राई करके देखो, नहीं अच्छा लगेगा तो कहना, है ना। ऐसा बिजनेस में लोग करते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि उससे क्या हो सके? प्रचार हो सके, एडवर्टीजमेंट हो सके। क्या हो सके? एडवर्टीजमेंट हो सके। समझ गए बात? एडवर्टीजमेंट हो सके। तो फ्री सैंपल के रूप में भी अगर दे दिए तो फ्री सैंपल देखो, चैरिटी के रूप में देंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट,
डोनेशन के रूप में देंगे तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल के रूप में देंगे तो फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जाता है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड्स जहां जहां देंगे वहां वहां परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक समझ गए बात? तो अब क्वेश्चन में किसी भी तरह का स्पेशल ट्रांजेक्शन मिलेगा इस तरह से गुड्स से रिलेटेड तो बना दोगे, और क्वेश्चन में मिलेगा, लाइन से मिलेगा। चलो तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 का ट्रांजेक्शन नंबर बी कहता है गुड्स गिवन एट चैरिटी, गुड्स यानी माल चैरिटी के रूप में दिया गया तो एंट्री क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ लिखे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? नरेशन लिख लेंगे, अमाउंट है 2000 रुपया। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, अरे उसी को उठा के लिख लेना है, बीइंग जोड़ देना है, काम खत्म। चलो तीसरा ट्रांजैक्शन पढ़े। देखो इस ट्रांजैक्शन में एक से बढ़ के एक मैंने स्पेशल ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, एक से बढ़ के एक, सारे के सारे ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी ट्रांजैक्शंस अच्छे से सीखने हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल ट्रांजैक्शन चल रहा है, हर चैप्टर में काम आएगा इन सब का, हर चैप्टर में जो सब पॉइंट छोटा छोटा नहीं होता है फंस जाता है, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फंसता है। चलो लिखो, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ये सब अलग पेज में होना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्मेट के नीचे इसको भी लिख दिए, फॉर्मेट में के बीच में ही कहीं लिख दिए, नहीं, इसको अलग से लिखना है पेज पर। आया बात समझ में? फॉर्मेट साफ सुथरा होना चाहिए, फॉर्मेट में बस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को अलग से लिखना है। हो गया? चलो ट्रांजैक्शन नंबर 16 का सी देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का सी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वर, टोटल कैपिटल कितना है जी? 70,000। कहता है कि जब 70,000 रुपया बिजनेस का कैपिटल है यानी पूंजी है तो उस पूंजी पर 7% पर एनम, 7% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। कितना परसेंट? 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। आइए इसको समझते हैं, इसको मिटाए क्या? इधर वाले को मिटाएं? चलो इधर वाले को मिटाते हैं और समझो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझो। अगला ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिंदी कहे तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ये क्या होता है सर? पूंजी पर ब्याज। चलिए देखिए पूंजी पर ब्याज की चर्चा करते हैं। देखो पीछे बात नहीं खत्म होगा तुम लोग का। पूंजी पर ब्याज मतलब ये हुआ कि लेट सपोज ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि हम एक बिजनेसमैन हैं और हमने अपने बिजनेस में कुछ पूंजी लगाया, कुछ कैपिटल लगाया, ठीक है। तो अब हम जब कहीं भी पैसा लगाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां से हम कुछ कमाएंगे। आया बात समझ में? जैसे मान लो कि अगर हम कहीं बाहर कहीं बिजनेस के अलावा किसी दूसरे चीज में, जैसे बैंक में पैसा लगाते हैं, चलो बैंक में कुछ पैसा रख देते हैं, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। तो अगर इस प्रकार से हम पैसा रख देते हैं, 5 लाख 10 लाख कुछ बैंक में रख देते हैं, तो वहां से हमको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो ना, बैठो ना, वहीं बैठो। मिलता है कि नहीं मिलता है इंटरेस्ट? अब जब इंटरेस्ट हमको मिलता है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है कि घट जाता है? बोलो। अगर हम बैंक में पैसा रखें और उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अब एक बात बताओ सिंपल सा, कि अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक वाला हमको इंटरेस्ट देता है, तो बैंक वाला जब इंटरेस्ट देता है तो वो इंटरेस्ट देना बैंक वाले के लिए खर्चा है कि नहीं है? कि उसके लिए कमाई है? वो तो इंटरेस्ट दे रहा है ना, दे रहा है तो उसके लिए क्या है? खर्चा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो हम कहते हैं बिजनेस से कि तुमसे भी इंटरेस्ट लेंगे, बिजनेस से भी इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग। आया बात समझ में? क्योंकि अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्यों लगाए बिजनेस में पैसा? क्यों लगाए जी?
आ रहा है समझ में? हम कहीं भी पैसा वहीं लगाएंगे जहां से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो कैपिटल पर क्या डिमांड करेंगे, क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट मांगेंगे। अगर हमको नहीं मिलेगा बिजनेस से इंटरेस्ट, तो हम क्यों अपना पैसा फंसाएं फालतू में? इससे अच्छा बैंक में ना रख दें। बोलो ना। तो कहने का मतलब कि 7%, क्वेश्चन में क्या बोला था, 7% के रेट से हमको अपने 70,000 रुपए पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 70,000 रुपया बिजनेस में लगाएं तो बिजनेस हमको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो जिस प्रकार से बैंक इंटरेस्ट दे रहा था तो बैंक के लिए खर्चा था, उसी प्रकार से यहाँ बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए भी खर्चा है। इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। तो इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, यानी खर्च है। और आप लोग जानते हैं कि खर्च को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। दूसरा बात समझो कि जिस प्रकार से बैंक में पैसा रख रहे थे, तो बैंक बैलेंस पर अगर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा था तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? उसी प्रकार से जब कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे और कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो? जिस प्रकार से बैंक में पैसा रख रहे थे और उस बैंक वाले पैसे पर इंटरेस्ट मिल रहा था तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, उसी प्रकार से बिजनेस में जब पूंजी लगाएंगे, उस पूंजी पर हमको ब्याज मिलेगा तो हमारा पूंजी बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। इसके वजह से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। और आप लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़े हैं ना कि कैपिटल बढ़ता है तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए सर? बता सकते हैं जर्नल एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ गए बात? अब अमाउंट कितना लिखेंगे सर? तो बोला था 70,000 रुपया पे 7%, 70,000 रुपए का। तो वर्किंग कर लो ना, 70,000 का 7% निकाल लो। 70,000 रुपए का 7%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हुआ? 7 7 49 पे डबल जीरो, 4900 रुपए यहाँ पर लिख देंगे, 4900 रुपये यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत? बोलो ना। खत्म। तो ये एंट्री हम लोग यहाँ लिख दें। क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबको समझ में आया ये क्यों डेबिट हो रहा है? और टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? सबको समझ में आया? नरेशन लिख देंगे। और अमाउंट कितना होगा जी? 4900 रुपया हो जाएगा। 4900 होगा ना? 4900 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? देख रहे हो, एक से बढ़ के एक ट्रांजेक्शन है ये, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी का ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखिए, जर्नल एंट्री यहाँ भी लिखिए और फिर फॉर्मेट में लिखिएगा। आया बात समझ में? बोलो ना। पीछे लिख रहे हो? समझ में आया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही जबरदस्त एडजस्टमेंट है, मतलब बहुत बढ़िया ये वर्ड है। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टरों में आगे भी मिलेगा और वहां फंसाएगा आपको। अगर यहाँ अच्छे से समझ लिए कि हाँ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, कैसे खर्चा है ये समझे ना, कि अगर बिजनेस में कैपिटल आया है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? और उसके वजह से कैपिटल बढ़ेगा, तो खर्चा है तो डेबिट है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो ये लॉजिक क्लियर होने चाहिए सर। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जो भी है ये सब क्लियर होने चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी लिखो। समझ पा रहे हो? सभी के सभी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, तो हबड़ाना बिल्कुल नहीं है। एक एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ देना है और समझना है, बिल्कुल हबड़ाना नहीं है, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आपसे पूछेगा, अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है तो पूछेगा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल क्या होगा। अक्सर लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन से फंसाने के लिए अगर कोई पूछेगा तो स्पेशल ट्रांजैक्शन से ही पूछेगा, इसीलिए स्पेशल ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ना है। कोई पूछ देगा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ चैरिटी के रूप में गुड्स दे दिया क्या करेंगे, समझ रहे बात? यही सब ट्रांजैक्शन लोग पूछते हैं। बताओ इंस्टॉलेशन में 500 रुपया खर्चा किया मशीन के इंस्टॉलेशन में, क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। असाधारण सा आंसर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। आपको ये सब बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। चैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, गुड्स देंगे तो परचेज लिखेंगे क्रेडिट में, ये पता होना चाहिए। आपको इंस्टॉलेशन के बारे में पता होना चाहिए।
कि अगर मशीन वशीन का इंस्टॉलेशन कराते हैं तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, उसको अलग से नहीं दिखाया जाता है, मशीन के नाम से ही दिखाएंगे। आया बात समझ में? उसके बाद आपको ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। ये सब एक एक आइटम इंपॉर्टेंट है, हवड़ाना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से समझ के लिखना है इसको। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। चलो अगला ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड 1200 रुपया। देखो अगला ट्रांजेक्शन और भी मजेदार है, लिखा है रिसीव्ड 1200 रुपया ऑफ ए बाय डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी 1200 रुपया का बाय डेप्ट पिछले साल हो गया था, वो क्या हो गया है? रिसीव्ड हो गया है। लिखा है ना रिसीव्ड 1200 रुपया ऑफ बाय डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी पिछले साल हमने बाय डेप्ट मान लिया था, ये मान लिया था कि हमारा पैसा डूब गया है, लेकिन अभी क्या हो गया? रिसीव हो गया। समझ गए बात? तो चलो उसको समझाएं, मिटाए इसको। चलो मिटाते हैं। देखो तो कह रहा था कि बैड डेप्ट हुआ था, बैड डेप्ट हुआ था पिछले साल, बैड डेप्ट हुआ था। बैड डेप्ट का मतलब जानते हो ना? डूबत ऋण, यानी कोई ऐसा पैसा जो आपको लेना हो किसी से और वो पैसा ना दे और आपको लगे कि अब पैसा नहीं देगा, यानी पैसा आपका डूब गया, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेप्ट। और ये क्या होता है आपके लिए? लॉस होता है, और लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, मालूम है ना? तो जब आपका कोई डेटर डूब गया था, डूब गया मैंने पानी में नहीं डूबा, आई मीन कि पैसा नहीं दिया, तो क्या हम लोग बोलते हैं? पैसा पानी में डूब गया, ये बोलते हैं ना, उसी को लिखा है डूबत ऋण। तो आपने एंट्री क्या किया था जब बैड डेप्ट हुआ था? तो एंट्री आपने क्या किया था? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, आपका डेटर कम हो गया ना, आपका डेटर कम हो गया, यानी कि डेटर पैसा डूब गया, डेटर का पैसा, तो आपने यहां पर लिखा था टू डेटर अकाउंट। डेटर घटा तो एसेट घटा ना सर, तो टू डेटर अकाउंट आपने लिखा था। बट अब क्या है सर? अब कह रहा है कि जो हमने ये एंट्री मान लिया था पिछले साल, यहां पर हमने कुछ ना कुछ लिखा था, मतलब बाय डेप्ट अकाउंट डेबिट हमने किया था, अब ये पैसा, ये बाय डेप्ट क्या हो रहा है सर? ये बाय डेप्ट हमारा रिकवर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकवर्ड हो गया। रिकवर माने मिल गया सर, पैसा प्राप्त हो गया। मान लो कि अब ठीक है, पिछले साल उसके पास नहीं था, मान लो पैसा नहीं दिया, उसके दिमाग में आया कि अब उस पैसा दे देना चाहिए, तो वो लाके दे दिया पैसा हमको। तो हमने तो मान लिया था कि डूब गया, लेकिन देखो अगले साल आके मिल गया कि नहीं पैसा? तो मिला, मेहनत का पैसा है, डुबाएगा तो नहीं, दे देगा, है ना? अच्छा, तो बैड डेप्ट क्या हो गया? रिकवर्ड हो गया। तो अब बताओ, जो बैड डेप्ट को हमने लॉस मान लिया था, अगर वो मिल जाए तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो बताओ हमारा इनकम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, और ये बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड। क्या लिखते हैं? बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट लिखते हैं। लेकिन ये बैड डेप्ट रिकवर्ड जो हुआ है, इसके वजह से हमको क्या मिला है? बैड डेप्ट रिकवर्ड के रूप में रिसीव हुआ है। तो क्या रिसीव हुआ है? पैसा। तो पैसा रिसीव हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, तो इनकम है ना, इनकम हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। आया क्या बात समझ में? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। कोई दिक्कत? तो ये बताओ, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे। आया बात समझ में? ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे बैड डेप्ट होता है तो कि एंट्री कैसे पास करते हैं, अगर वो बैड डेप्ट रिकवर्ड हो जाए तो एंट्री कैसे पास करते हैं। कोई दिक्कत? लॉजिक के साथ कि डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है तो क्यों क्रेडिट हो रहा है। लॉजिक के साथ क्लियर है? बोलो। बैड डेप्ट हुआ था तो लॉस हुआ था तो डेबिट करेंगे, लेकिन बैड डेप्ट अगर रिकवर्ड हो जाए तो इनकम हो गया, इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत? चलो तो यहां पर लिख लें, बैड डेप्ट रिकवर्ड हुआ ना जी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। समझ गए बात? कितना रुपया? कितना रुपया बोला है जी? 1200 रुपया। नरेशन लिख लेंगे क्या? नरेशन लिख लेंगे। चलो खत्म हुआ।
इसको नोट करो। और सुनो, अब यहाँ चौथे ट्रांजेक्शन के बाद मेरे पास जगह नहीं है कि नीचे हम लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? यस, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, जिसको बैलेंस C/F लिखा जाता है। तो टोटल अमाउंट जोड़ो, यहाँ पर कितना हो रहा है ऊपर से नीचे तक, जोड़ो कितना हो रहा है? 5 2 7 7,000, 9 2 11, 11 5 16, 8,600, 8,600 रुपया, यही हुआ ना। अब इसी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को क्या करेंगे? अगले पेज में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए सर, इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। देख रहे हैं आप लोग, सभी के सभी ट्रांजैक्शन एकदम एक से बढ़ के एक है। हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ सीखने वाला पॉइंट है, और ये सब पॉइंट नहीं अच्छे से सीखे रहिएगा सर, बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए अच्छे से बताया जा रहा है, लॉजिक के साथ अच्छे से सीख लीजिए। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है, और अभी ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं। अभी तो आधा ही हुआ, आधा बाकी है अभी। तो अब आधा तो इतने कम समय में कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको कल पे ट्रांसफर करते हैं। वैसे भी जितना भी हम लोगों ने सीखा सब इंपॉर्टेंट है, तो लिखने का काम तो कम नहीं हुआ है ना? समझने का भी काम आज कम नहीं हुआ। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। घर जाके अच्छे से रिवीजन करना है सबको, दोबारा से घर जाके देखना है। आया समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।